जय हिंद दोस्तों। देखिए, रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरने में दोस्तों अभी केवल 6 से 7 दिन का समय बचा हुआ है और इसी 6-7 दिन में सबसे ज्यादा फॉर्म भराएगा। इस बीच दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी मुझे लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर टोटल 14 प्रकार का इस पे पोस्ट है, तो कौन सा पोस्ट हमको भरना चाहिए, कौन सा पोस्ट को पहले रखना चाहिए, किस पोस्ट को दूसरे में रखना चाहिए, किस पोस्ट में क्या काम होता है, इसके बारे में बढ़िया से बताइए। किसमें मेडिकल हार्ड है, किसमें मेडिकल आसान है। क्योंकि दोस्तों हो सकता है आप ऐसा पोस्ट को ऊपर में रख दिए जिसपे मेडिकल थोड़ा सा टफ है और आपको कोई दिक्कत है तो फिर आपको लास्ट में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मेडिकल का यहां पर कौन सा मेडिकल हार्ड है, किसमें मेडिकल आसान है, ये हम आपको बता देंगे। 14 में से कौन कौन सा पोस्ट आपके लिए बढ़िया रहेगा, इस पर भी हम आपको जानकारी देंगे। और लड़कियों के लिए हम स्पेशल ये वीडियो बनाए थे, ठीक है, कि कौन सा पोस्ट लड़कियों के लिए ठीक रहेगा नहीं रहेगा, तो उसको लगभग 3 लाख मेरी बहनों ने उस वीडियो को देखा। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि 14 में से कौन कौन सा पोस्ट आपको भरना है, कौन कौन सा पोस्ट 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में कैसे भरना है, ये बहुत जरूरी है। आपको विभाग भी दोस्तों पहचानना पड़ेगा कि किस विभाग में आपको नौकरी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि पोस्ट, सभी पोस्ट जो है अलग अलग डिपार्टमेंट का यहां पर पोस्ट है। कितना वैकेंसी है किस पोस्ट में, ये भी हम आपको बताएंगे और आपको काम भी देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये वाला पोस्ट भर लिए, वो वाला पोस्ट भर लिए, आपको बढ़िया से सोच समझ करके दोस्तों काम भी देखना पड़ेगा, इसके बाद ही आप पोस्ट को भरिएगा। ठीक है, तो अभी लगभग 7 दिन का समय बचा हुआ है फॉर्म भरने में। हो सकता है आप यह वीडियो 20 तारीख को देख रहे हैं तो आपके पास 2-3 दिन टाइम बचा हुआ है, तो वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद आप फॉर्म भरिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम ये सब आपको बताएंगे, अभी ध्यान समझिएगा। सबसे पहले वैकेंसी देखते हैं। टोटल पद 32,438 वैकेंसी। ग्रुप डी का अभी अप्लाई चल रहा है, आप लोगों को पता होगा वैकेंसी आया है। अब देखिए दोस्तों, किरण इंस्टीट्यूट की तरफ से आप लोगों के लिए मैथ की तैयारी के लिए दोस्तों एक बहुत ही बड़ी अपडेट यहां पर आ गई है कि मैथ की तैयारी दोस्तों अब आप एडवांस तरीका से कर पाएंगे। एआई का हेल्प लेकर के दोस्तों आपको यहां पर तैयारी करवाया जा रहा है और ये किरण इंस्टीट्यूट की बुक है दोस्तों, जिसपे आपको एआई इनेबल्ड आपको सारा कंटेंट देखने को मिलेगा। हम आपको पूरी बात बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो देखिए, किरण एसएससी मैथ चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज आपको दिया गया है, जिसपे सॉल्व पेपर है। 11,975 से ज्यादा दोस्तों इस पे क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, फ्री एआई इनेबल्ड बुक है, जिसपे आपको क्यूआर कोड रहेगा, आप उसको स्कैन करके देखेंगे तो आपको एआई का कंटेंट मिल जाएगा। लेटेस्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया गया बुक में, आपको लेटेस्ट 5 साल का टीसीएस का सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। शॉर्ट सॉल्यूशन दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में आपको पता है कि बिना शॉर्ट सॉल्यूशन से आपका काम नहीं चलेगा, तो शॉर्टकट ट्रिक भी दिया है। फॉर्मूला दोस्तों, प्रत्येक चैप्टर के स्टार्ट में फॉर्मूला भी दिया गया है, जिससे आपका तैयारी करने में काफी हेल्प होगा। और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, आपको पता है कि आजकल कुछ कुछ क्वेश्चन इजी लेवल आते हैं, कुछ कुछ मॉडरेट आ रहा है, कुछ कुछ हार्ड आ रहा है, तो सब तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। और चैप्टर वाइज कंटेंट बुक में टाइप वाइज और चैप्टर वाइज कंटेंट भी दिया गया है और फ्री वीडियो सॉल्यूशन भी दिया गया है। किरण लर्नर एकेडमी एसएससी फाउंडेशन प्लेलिस्ट जब देखेंगे तो वहां पर दोस्तों आपको फ्री वीडियो सॉल्यूशन भी देखने को मिलेगा। इसको दोस्तों आपको कैसे यहां पर लेना है, तो देखिए, यदि आप एआई का कंटेंट मैथमेटिक्स में चाहते हैं तो आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा और इसको दोस्तों स्क्रैच कीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा। इन दोनों बुक का दोस्तों हम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, आप इसको वहां से खरीद सकते हैं। काफी अच्छी बुक है, पहली बार एआई इनेबल्ड आपको मैथमेटिक्स बुक मिल रही है, वो भी किरण इंस्टीट्यूट की तरफ से दोस्तों, तो आप इसको परचेस कीजिएगा, काफी आपका तैयारी में हेल्प करेगा। तो नीचे लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। देखिए, योग्यता की बात करेंगे तो 10th पास मांगा है, सभी विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं। परसेंटेज का कोई जरूरत नहीं है, आईटीआई का भी कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ गया, सभी अप्लाई कर सकते हैं। एज समझ लीजिए, कम से कम 18, अधिक से अधिक 36 यदि उम्र है तो डाल सकते हैं, जो विद्यार्थी जनरल कैटेगरी से है। ठीक है, इसके अलावा यदि आप ओबीसी हैं तो 3 साल एक्स्ट्रा छूट मिलेगा, एससी एसटी को 5 साल का एक्स्ट्रा उम्र में छूट मिलेगा। और हाँ, आपका उम्र जो है ना 1 जनवरी 2025 से आपका उम्र गिनेगा। ठीक है, तो इस दिन से एज काउंट होगा, देख लीजिए। अप्लाई करने में कितना पैसा लग रहा है, तो 500 रुपए लग रहा है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का। बाकी यदि आप एससी एसटी या महिला है तो 250 रुपए आपको पेमेंट करना होगा। हालांकि 500 में से 400 वापस मिलेगा, 250 में 250 आपको वापस मिल जाएगा, लेकिन वापस तभी मिलेगा जब आप परीक्षा दीजिएगा। परीक्षा नहीं दीजिएगा तो आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, अप्लाई का डेट समझ लीजिए, 22 फरवरी इसका अंतिम तिथि है। नोट कर लीजिए दोस्तों, डेट बढ़ने को उम्मीद में मत रहिएगा, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा फॉर्म रेलवे ग्रुप डी का ही भराता है, इसलिए लास्ट में एकदम लास्ट 22 को भरोगे तो नहीं भर पाओगे फॉर्म, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ रहेगा।
ट्रैफिक एकदम जाम हो जाएगा। सुधार समझिए 25 फरवरी से लेकर के 6 मार्च तक सुधार होगा। तो जितने भी लोगों का गलती हो गया फॉर्म भरने में, कुछ मिस्टेक हो गया है, तो आप फॉर्म में सुधार सकते हैं। और हाँ दोस्तों, एक बात हम आपको बढ़िया से बता देते हैं, बढ़िया जोन चुन के भरना, क्योंकि जोन में सुधार नहीं होगा। यदि आप कोलकाता से भर दिए और आप बोलोगे कि हम भुवनेश्वर से भरेंगे, मुंबई से भरेंगे, तो फिर बाद में सुधार नहीं होगा। सब सुधार हो जाएगा, जोन में सुधार नहीं होगा। इसलिए जोन बढ़िया से चुनना, ठीक है। और जोन कैसे चुनोगे इस पर भी हम वीडियो बना दिए हैं, देख लेना। अब बात करेंगे एग्जाम। समझिए 2025 में ही दोस्तों इसका एग्जाम होगा, लेकिन सबसे पहले अभी रेलवे का बहुत सारा एग्जाम बाकी है। जैसे एनटीपीसी का एग्जाम बाकी है ना, आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम बाकी है। तो जितना भी तमाम एग्जाम बाकी है, सबसे लास्ट में ग्रुप डी का एग्जाम होगा, क्योंकि ये वैकेंसी सबसे लास्ट में आया है, तो एग्जाम भी इसका सबसे लास्ट में होगा, ठीक है। लेकिन 2025 में ही आपको नौकरी मिल जाएगा। चयन प्रक्रिया की बात करेंगे तो सीबीटी एग्जाम होगा। पहले आपको कंप्यूटर पर परीक्षा देना पड़ेगा, इसके बाद आपका दौड़ होगा, इसके बाद डीबी प्लस मेडिकल होगा। सिर्फ दौड़ होता है, ऊंचाई का जरूरत नहीं है, छाती का जरूरत नहीं है, आपका लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब कुछ नहीं होता है। सिर्फ 2 तरह का दौड़ आपको पास करना होगा रेलवे ग्रुप डी में, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, आप पास कर सकते हैं। तो यही 3 प्रोसेस है। और मेन वैल्यू किसका है? एग्जाम का। एग्जाम ही आपका सब मेन है, ठीक है। एग्जाम में यदि गड़बड़ हुआ तो सब गड़बड़ा जाएगा। तो मेन आपका एग्जाम है। देखो एग्जाम में क्या पूछेगा, समझिए ध्यान से। एग्जाम का सिलेबस, परीक्षा का सिलेबस, 100 क्वेश्चन पूछेगा, 100 नंबर, ठीक है। 10वीं लेवल का क्वेश्चन आएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है। 10th लेवल का 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का यहां पर क्वेश्चन आएगा। 90 मिनट समय रहेगा, नेगेटिव 1/3 रहेगा। अब बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करेंगे कि सर बहुत आसान नहीं आता है, हार्ड आता है। इसका मतलब आपका तैयारी उतना अच्छा नहीं है। यदि आप रेलवे ग्रुप डी का तैयारी आपका बढ़िया नहीं है, तो इससे बेटर आपको क्या तैयारी करोगे तब? तो क्या एसएससी का तैयारी आपका कभी बेटर होगा? जब रेलवे का तैयारी आपका बेटर नहीं हो रहा है, तो फिर एसएससी नहीं हो सकता, बैंकिंग नहीं हो सकता, पीसीएस नहीं हो सकता, पुलिस की नहीं हो सकती। सबसे इजी यदि हम सिलेबस बोलेंगे तो वो है रेलवे ग्रुप डी का। और एक तो नॉर्मलाइजेशन भी भरपूर होता है। 64 नंबर लाओगे, देखोगे 84 हो गया बढ़ के, यदि शिफ्ट उस तरह रहेगा तो सिलेक्शन होने का चांस आपका ज्यादा है। एक बार दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बनाइए, जरूर आपका सिलेक्शन होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पे इंग्लिश भी तो नहीं है। अब एसएससी का एग्जाम देने जाओ ना, इंग्लिश में बहुत सारे लोग बोलते हैं हम इंग्लिश के चलते एसएससी नहीं भरते हैं कभी। तो यदि आप एसएससी नहीं भरते हो तो रेलवे तो भरो। देखो इस पे 100 क्वेश्चन पूछेगा, 100 नंबर, 90 मिनट समय, नेगेटिव 1/3। 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर कट देगा, ठीक है। जीके से पूछेगा 20 क्वेश्चन, सिंपल जीके आता है। करंट अफेयर्स यदि आप छोड़ना चाहो तो भी छोड़ सकते हो, कोई ज्यादा फर्क इस पे पड़ेगा नहीं। 4-5 तो करंट अफेयर पूछेगा, बाकी स्टैटिक जीके आएगा। रीजनिंग से 30 क्वेश्चन पूछेगा, सबसे ज्यादा वेटेज देखो रीजनिंग। साइंस से 10वीं लेवल का 25 क्वेश्चन, मैथ से पूछेगा 25 क्वेश्चन। अब सवाल विद्यार्थी का सबसे ज्यादा कहां छूटता है? वो छूटता है करंट अफेयर्स में। मानते हैं ये सेक्शन आपका कमजोर पड़ गया, फिर भी ये 3 सेक्शन तो आपके वश में है, बुक से पढ़ के कवर तो कर सकते हो इसको, तो ये आपके कंट्रोल में है, ठीक है। उतना ज्यादा करंट इस पे नहीं आता है, समझ में आ गया। तो रेलवे ग्रुप डी का यही सिलेबस है, ज्यादा टफ हम इसको नहीं बोलेंगे बाकी वैकेंसी की तुलना में। ऐसे देखने जाओगे तो इंडिया में सब वैकेंसी हार्ड है, सबका कंपटीशन सब में बड़ी एकदम लाजवाब कंपटीशन है, लेकिन लड़ के लेना होगा, पढ़ना तो होगा, ठीक है। और सबसे आसान सिलेबस इसी का है, इससे आसान सिलेबस किसी का नहीं है, आप खोल के देख लीजिए। दौड़ की जानकारी की बात करेंगे तो देखिए, दौड़ जो है ना, पुरुषों को भी 2 ठो दौड़ पास करना होगा, महिलाओं को भी 2 ठो दौड़ पास करना होगा, ठीक है। दोनों दौड़ में क्वालिफाई होना जरूरी है। दोनों दौड़ में एक भी नंबर आपको नहीं मिलेगा, एकदम सिर्फ पास करना जरूरी है। देखो 100 मीटर का रनिंग होगा, 2 मिनट समय मिलेगा, 35 केजी कंधे पे वजन रहेगा, आपको लेकर के जाना है, समझ में आ गया। 100 मीटर दूरी, 2 मिनट टाइम, 35 केजी कंधे पे वजन लेकर के आपको चलना है। दौड़ना इसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि 35 केजी वजन लेकर कोई दौड़ थोड़ी पाएगा, बस चलेगा, जल्दी चलेगा। इसके बाद आपको 1 किलोमीटर का दौड़ पास करना है, 4.25 मिनट इस पे समय मिलता है, ठीक है। तो ये 2 तरह का दौड़ हो गया पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए भी 2 तरह का दौड़ होगा, 100 मीटर 2 मिनट समय, 20 केजी इनको वजन देता है, और 100 मीटर इनको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। और 1 किलोमीटर का रनिंग होगा और 5.25 मिनट यानी
यानी 5 मिनट 45 सेकंड इन पे समय आपको दिया जाएगा। तो ये दोस्तों रेलवे ग्रुप डी में कुछ फिजिकल होता है। पुरुषों को भी 2 तरह का दौड़, महिलाओं को भी 2 तरह का दौड़। पास करना जरूरी है। दौड़ में कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा। मेन जो रोल है, मेन इसी का रोल है, एग्जाम का ही मेन रोल है। समझ में आ गया? चलिए हम आपको दोस्तों मेन बात बताते हैं कि 14 में से कौन कौन सा पोस्ट भरेंगे, किसमें मेडिकल हार्ड है, किसमें आसान है, कौन सा डिपार्टमेंट है, ये सारा चीज हम आपको फोन की स्क्रीन में बताते हैं। चलिए तो देखिए दोस्तों, आप किसी भी आरआरबी से फॉर्म को भरेंगे तो सभी आरआरबी में दोस्तों टोटल 14 प्रकार का पोस्ट है। भले वो आरआरबी मुंबई हो, बिलासपुर हो, गोरखपुर हो या कोई भी आरआरबी जोन हो, सभी में दोस्तों टोटल 14 प्रकार का वैकेंसी है। और सभी में दोस्तों सबका यहां पर अलग अलग काम रहता है, सबका अलग अलग विभाग रहता है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि किस पोस्ट में क्या काम रहता है, कौन सा विभाग है। इसके बाद दोस्तों हम आपको मेडिकल स्टैंडर्ड बताएंगे कि किस पोस्ट में कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड है, किस पे मेडिकल हार्ड है, किस पे मेडिकल आसान है, ये सारा चीज बताएंगे। तो सबसे पहले एक एक करके दोस्तों पोस्ट के बारे में हम लोग यहां पर जानकारी देख लेते हैं कि किस पोस्ट में दोस्तों आपका क्या काम रहेगा, कौन सा यहां पर मेडिकल स्टैंडर्ड आपका लगेगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, देखिए 1 नंबर पोस्ट जो सभी विभाग में है वो असिस्टेंट सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन। ये दोस्तों डिपार्टमेंट ही है सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन। इस पे आपको सिग्नल देना होगा। और टेली कम्युनिकेशन कहने का मतलब दोस्तों वॉकी टॉकी से दोस्तों एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का काम रहेगा। ठीक है, मतलब दूर संचार, मतलब फोन पर बातचीत करने वाला ये विभाग है। और सिग्नल देना आपका मेन काम रहेगा। ठीक है, ये विभाग है। इस पे आप सहायक बनेंगे। ठीक है, लेकिन इसी पे दोस्तों 3 तरह का आपका यहां पर पोस्टिंग होगा। एक होगा प्रोडक्शन यूनिट में, दूसरा सिग्नल में, और तीसरा दोस्तों वर्कशॉप में। वर्कशॉप उसको कहते हैं जहां रेलवे की नई नई कोचेस बनती है, जहां जहां नया नया बॉगी बनता है, या फिर दोस्तों उसको रिपेयरिंग होता है, उसको वर्कशॉप बोलते हैं। तो इस पे दोस्तों 3 तरह का जगह यहां दिया गया है। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं असिस्टेंट वर्कशॉप, ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट का जॉब है। ये वर्कशॉप में आपकी पोस्टिंग होगी। ठीक है, वर्कशॉप में काम करना होगा। वर्कशॉप में दोस्तों आपको हम पहले भी बताए, जहां पर ट्रेन नया नया बनता है या फिर पुराना वाला का रिपेयरिंग वगैरह चलता है, कुछ खराब वगैरह हो गया, तो वहां पर दोस्तों आपको मैकेनिकल डिपार्टमेंट में काम करना होगा एक सहायक के रूप में। ठीक है, इसके साथ ही साथ 3 नंबर में देखिए असिस्टेंट ब्रिज। ब्रिज मतलब दोस्तों रेलवे का जितना भी दोस्तों आप जानते हैं कि पुलिया बन रहा है, वहां पर दोस्तों आपको काम करना होगा। इस पे थोड़ा सा ड्यूटी दोस्तों आउटडोर मिलता है। जैसे आपका पोस्टिंग यहां पर है तो हो सकता है 25 किलोमीटर दूर में कोई पुल बन रहा है, तो वहां पर आपको हो सकता है 10 दिन 20 दिन 1 महीना के लिए रहना पड़ जाए। तो दोस्तों असिस्टेंट ब्रिज का काम यही रहता है। ठीक है, असिस्टेंट ब्रिज एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का दोस्तों जॉब है। और इस पे दोस्तों ये आपका हो गया, ब्रिज में आपकी पोस्टिंग होगी, ब्रिज में आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, असिस्टेंट कैरिज एंड वैगन, ये दोस्तों आपका वैगन से संबंधित आपको काम करना होगा, जो कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट, वैगन मतलब होता है बोगी। ठीक है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट का जॉब है। कैरिज एंड वैगन दोस्तों यही आपका काम होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट नंबर में देख सकते हैं असिस्टेंट लोको शेड डीजल और असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल। आपको पता है कि रेलवे का जो लोको शेड होता है, जैसे कि जहां पर जो इंजन वगैरह वहां पर आकर के लगती है, तो वो 2 तरह का होता है दोस्तों। एक होता है इलेक्ट्रिक बिजली वाला, और एक होता है तेल वाला, जो कि मतलब मैकेनिकल होता है। ठीक है, मतलब डीजल वाला। तो दोस्तों वो क्या होता है कि वहां पे लोको शेड में आपको असिस्टेंट के रूप में काम करना होगा। तो आप देख लीजिएगा कि यदि आप इसको भरते हैं तो आपको मैकेनिकल और यहाँ पर यह इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो गया, क्योंकि दोनों अलग अलग जगह में आपको काम करना होगा। ठीक है, डीजल शेड में क्या होगा कि आप जैसे कि घर से जाइएगा साफ सुथरा होकर के, वहां पर तेल वगैरह लग जाएगा, तो थोड़ा सा दोस्तों आपका मतलब यहाँ पर समझ ही सकते हैं, जहां पर ऑयलिंग का काम ज्यादा वहां पर कैसे आपको काम होगा। और इलेक्ट्रिकल में दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट वगैरह का भी आपको काम देखना पड़ेगा। तो ये दोस्तों ड्यूटी रहेगा। इसके साथ ही साथ असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, ये दोस्तों इलेक्ट्रिकल यानी विद्युत विभाग का केवल इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित आपको काम करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ पोस्ट और भी दिया है, जैसे कि देखिए असिस्टेंट टेलीकम्युनिकेशन एसी एंड वर्कशॉप, ये भी दोस्तों इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का जॉब है। ठीक है, इसका जो सब डिपार्टमेंट है जनरल सर्विस। जनरल सर्विस मतलब जैसे पंखा का, ट्रेन में जितना भी पंखा लगा हुआ वो सबको आपको देखना पड़ सकता है, या फिर ट्रेन में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग हो रही है, ये सारा चीज़ दोस्तों मतलब जनरल सर्विस आपको देना पड़ेगा। इसके बाद असिस्टेंट टेलीकम्युनिकेशन एंड एसी, ये भी इलेक्ट्रिकल है दोस्तों। यहाँ पर 2 तरह का, एक जनरल सर्विस है और एक प्रोडक्शन यूनिट। प्रोडक्शन यूनिट मतलब जहां नया नया बन रहा है वहां पर आपको काम मिलेगा। इसके बाद असिस्टेंट ट्रैक मशीन, इसका काम दोस्तों ये होता है कि जैसे कि आपको पता है कि एक ट्रैक मशीन होता है। ठीक है, ये जैसे कि मान लेते हैं पंजाब से निकल गया ट्रैक मशीन और दिल्ली की ओर जा रहा है, वहां पर इसको ट्रैक को बनाना है या रिपेयर करना है, यहाँ पे ट्रैक के दोनों तरफ जो पत्थर होते हैं वो लगाना है, पटरी को सही करना है। तो इस पे दोस्तों क्या होता है, आपको इस मशीन पे रहना होगा, इसी पे आपका खाना पीना नहाना धोना सारा चीज इसी पे 15 दिन 20 दिन
दिन के ट्रिप पर आप निकलेंगे, ठीक है, और इंजीनियर्स भी रहेंगे आपके साथ में, और ट्रैक मशीन में आपको काम करना होगा। तो ट्रैक मशीन आपको चलाना यहाँ पर सिखाएगा, इसके साथ इस उस पर बहुत सारा ऑपरेशन का काम रहता है, तो वो भी दोस्तों यहाँ पर आपको करवाएगा। इसके बाद दोस्तों यदि हम देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस पर कुछ और भी यहाँ पर देख सकते हैं, असिस्टेंट टीआरडी का मतलब मेन काम होता है दोस्तों, आपको पता है कि आजकल जितनी भी ट्रेनें हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, ठीक है। तो जो भी जैसे कि रेल के ऊपर में जो तार देखते हैं, ठीक है, जो तार जिससे ट्रेन चलती है उसको बांधना, उसको सही करना, कहाँ टूट गया फूट गया उसको सही करना, और नया जो बनेगा तो नया लगाना। कहीं मानते हैं कि कोई एरिया है जहाँ पर विद्युतीकरण हो रहा है तो वहाँ पर आपको ले जाएगा, यहाँ पर नया नया तार लगेगा, तो ये दोस्तों टीआरडी का काम रहता है। पॉइंट्समैन बी की बात करेंगे तो इनका काम रहता है पॉइंटिंग करना। स्टेशन मास्टर के सपोर्ट से दोस्तों ये काम करते हैं रेलवे में। पॉइंट्समैन बी का ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट में आता है दोस्तों। रेलवे की जो भी ट्रैफिक सिस्टम है, किस ट्रेन को किस पटरी पर लेना है, ये स्टेशन मास्टर बताते हैं, पॉइंट्समैन उसको डाइवर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये दोस्तों होता है। इसके बाद दोस्तों ट्रैक मेंटेनर, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ये जॉब हम नहीं करेंगे ट्रैक मेंटेनर, क्योंकि इस पर दोस्तों पटरी आपको ठीक ठाक करना पड़ता है, आपको यहाँ पर पेट्रोलिंग में भी जाना पड़ता है, कहाँ पटरी सही है कहाँ नहीं है, ये सारा चीज़ आपको चेक करना पड़ता है, कहीं खराब है तो उसको ठीक करके आना पड़ता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका काम रहता है। ये दोस्तों आपका पी वे डिपार्टमेंट हो गया। पी वे मतलब आप कहीं भी यदि पटरी टूटा फूटा है तो जा करके आपको वहाँ पर ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ काम हो गया, सभी पोस्ट के बारे में हम बता दिए। अब यदि बात करेंगे दोस्तों मेडिकल स्टैंडर्ड, देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड इसको समझना जरूरी है, ठीक है। आखिर ये होता क्या है, तो देखिए दोस्तों जिस भी पोस्ट में, जैसे कि यहाँ पर देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड C1 है, यहाँ B1 है, यहाँ C1 है, यहाँ पर B1 है। किसी में दोस्तों मेडिकल स्टैंडर्ड की यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर किसी में आपका देख सकते हैं A3 है, A2 है ना। तो जहां जहां दोस्तों देखिए, जहां जहां A स्टैंडर्ड का मेडिकल है, समझिए वो थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है। उससे यदि B वाले मेडिकल की बात करेंगे तो B वाला A से आसान हो गया और C वाला दोस्तों सबसे आसान मेडिकल हो गया, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, आपका यदि मेडिकल कंडीशन उस तरह से है, आप ज़्यादा टफ मेडिकल नहीं देना चाहते हैं तो आप C को भरिएगा। यदि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड मीडियम है तो आप B को भरिएगा। और यदि आप हर तरह का मेडिकल देने के लिए एकदम रेडी हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप A स्टैंडर्ड वाला पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो यही दोस्तों है। तो सभी पोस्ट के सामने आपका लिखा हुआ है कि कौन सा पोस्ट की मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, किस पोस्ट में किस टाइप का मेडिकल होता है। ये सारा चीज दोस्तों आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। समझ में आ गया। चलिए हम आप जैसे कि आपको एक जोन दिखाते हैं, जैसे कि देखिए ये आरआरबी मुंबई जोन हो गया। देखिए यहाँ पर दिया है असिस्टेंट सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन, यहाँ पर सब चीज दोस्तों दिया गया। और ये दोस्तों सब जोन का दिया है, आप देख सकते हैं सभी जोन का दिया है, तो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों इससे पहले यहाँ पर देख सकते हैं CEN 8/2024 पोस्ट पैरामीटर, यहाँ पर दिया पोस्ट पैरामीटर। इसी पे दोस्तों आपको मिलेगा मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह क्या है, ठीक है। तो ये दोस्तों पेज नंबर कितना है, पेज नंबर 50। नोटिफिकेशन जब डाउनलोड करोगे तो पेज नंबर 50 में आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो इसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, टेलीग्राम में हम इसको डालेंगे अभी, तो आप इसको जा करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया, हमने आपको फोन के स्क्रीन में सब चीज बढ़िया ढंग से समझा दिया। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि किस टॉपिक पर हम वीडियो लेकर के आए तो आप कमेंट कीजिएगा, उस पर हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ ही गया होगा सब चीज। फिर भी यदि कुछ छूट गया कि सर इस पर आप जानकारी दीजिए तो आप कमेंट कीजिएगा, उस पर हम कमेंट पढ़ते हैं और आपको रिप्लाई भी देते हैं, वीडियो भी बना देते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।